नमस्ते, मैं क्रिसी मैक हूँ रेडियो नॉर्दर्न बीचेस से। और आपने अभी अभी लिसन एंड चैट विद क्रिसी मैक पॉडकास्ट ट्यून किया है। ये वो जगह है जहाँ हम कोई समझौता नहीं करते। कभी कभी थोड़ी विवादास्पद, कभी कभी बिल्कुल ही चौंकाने वाली, और कभी कभी ऐसी जानकारी से भरपूर जो जानना वाकई दिलचस्प है। फिर से स्वागत है। अब अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों में टीवी ऑन किया है, अखबार खोला है या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि हाल ही में फेडरल पॉलिटिक्स काफी शोरगुल भरी रही है। लगातार मीडिया की सुर्खियों और पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी की सामूहिक गलतियों के बीच राजनीतिक प्रचार मशीन पूरी रफ्तार से चल रही है। लेकिन आज मैं उस शोर में और इजाफा नहीं करना चाहती। मैं उंगलियां उठाने या रोज के चिल्ला चिल्ली वाले झगड़ों में नहीं फंसना चाहती। इसके बजाय मैं गहरी सांस लेना चाहती हूँ, थोड़ा पीछे हटना चाहती हूँ और असल में तथ्यों को देखना चाहती हूँ। जब राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े सुर्खियां बटोरने वाले नीतिगत ऐलान करने लगती हैं, तो नारों में उलझ जाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना चाहती थी। मैंने सोचा कि ज़रा गहराई में जाकर देखें और तुलना करें कि फेडरल लेबर सरकार, लिबरल गठबंधन विपक्ष और वन नेशन असल में क्या कह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये देखें कि जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनकी कानूनी स्थिति और असल ज़िंदगी में उनके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसमें आपकी मदद करने के लिए मैंने एक विस्तृत तुलना तालिका तैयार की है, जिसे आप मेरे फेसबुक पेज लिसन और चैट विद क्रिसी मैक पर देख सकते हैं। अब ये तालिका पार्टियों की मुख्य नीतियों को अलग अलग बताती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर आवास और पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। क्या ये नीतियाँ भेदभाव करती हैं, या सरकार वास्तव में इन नीतियों को लागू कर सकती है और इनके क्या परिणाम हो सकते हैं जो कहीं और सामने आते हैं। मुझे पता है कि हर कोई रेडियो को अलग अलग रुचि के साथ सुनता है कि कैनबरा में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन संसाधन 3 खास तरह के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जो आमतौर पर राजनीति को बिल्कुल भी नहीं देखते। आप व्यस्त हैं, आपके पास बहुत काम है, लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रस्तावित कानून आपके रोज़मर्रा के जीवन, आपके परिवार और आपकी जेब पर असल में कैसे असर डाल सकते हैं। दूसरा, ये उन लोगों के लिए है जो इस समय उन पर डाली जा रही हर चीज़ से पूरी तरह उलझन और दबाव महसूस करते हैं। जब एक पार्टी कहती है कि कोई नीति देश को बचा लेगी और दूसरी कहती है कि वही नीति देश को बर्बाद कर देगी, तो ये बहुत थका देने वाला हो जाता है। ये तालिका भावनाओं को अलग कर देती है और सीधे सीधे फायदे और नुकसान सामने रखती है। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए है जो राजनीति को काफ़ी हद तक समझते हैं और उसे करीब से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बयानबाजी के पीछे की सच्चाई को समझने की ज़रूरत होती है। हम यहाँ असली कानूनी सीमाओं को देख रहे हैं, क्योंकि कोई नीति नारे के तौर पर तो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का उल्लंघन करती है या अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ती है, तो जनता को असली परिणामों के बारे में जानने का हक है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ऑनलाइन जाएं, तालिका खोलें और एक नज़र डालें। आइए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो इस समय लगभग हर किसी के लिए सबसे अहम है, हाउसिंग। आइए देखें कि क्या वादे किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में कानूनी है और इसका आपके लिए असल मतलब क्या है। आइए भेदभाव और ऐतिहासिक नीति संरेखण का विश्लेषण करें। जब ये मूल्यांकन किया जाता है कि ये नीतियाँ वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 जैसी ऐतिहासिक रूपरेखाओं से मेल खाती हैं या नहीं, जो स्पष्ट रूप से नस्लीय और राष्ट्रीय मूल के आधार पर गैर श्वेत प्रवास को सीमित करती थीं या आधुनिक भेदभाव विरोधी कानूनों का उल्लंघन करती हैं, तो फर्क इस बात में है कि कोई नीति राष्ट्रीयता, निवास स्थिति को लक्षित करती है या नस्ल या जातीयता को। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सरकारों को वीज़ा श्रेणी, निवास या नागरिकता की स्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार है। वर्तमान लेबर सरकार और पिछली गठबंधन सरकार दोनों ने विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध और अतिरिक्त करों का विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेबर सरकार द्वारा स्थापित घरों की विदेशी खरीद पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि ये दुनिया भर के सभी गैर निवासियों पर लागू होता है, चाहे उनकी नस्ल, मूल देश या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वन नेशन का गैर निवासियों को संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करने का प्रस्ताव आर्थिक राष्ट्रवाद का एक कठोर रूप है,
लेकिन क्योंकि ये कानूनी निवास स्थिति को लक्षित करता है, चाहे वो लंदन में रहने वाला कोई अमीर ब्रिटिश निवेशक हो, कोई कनाडाई अस्थायी कर्मचारी हो या एशिया से कोई निवेशक, ये मौजूदा ढांचे के तहत कानूनी रूप से नस्लीय भेदभाव नहीं माना जाता। जहां आवास नीतियां खुद नागरिकता की स्थिति के आधार पर लिखी जाती हैं, न कि नस्ल के आधार पर, वहीं इनके इर्द गिर्द की व्यापक बयानबाजी अलग अलग स्तर की जांच पड़ताल का सामना करती है। दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी आवास नीतियों को सामान्य आर्थिक तंत्र, आपूर्ति, मांग, बुनियादी ढांचे और कौशल व आवास क्षमता से जुड़े लक्षित आप्रवासन सीमा के इर्द गिर्द प्रस्तुत करती हैं। उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से सभी पृष्ठभूमियों के स्थायी प्रवासियों को शामिल करती हैं और उनका समर्थन करती हैं। जहां वन नेशन की स्पष्ट की गई आवास नीति गैर भेदभावपूर्ण कानूनी परिभाषाओं, अस्थायी वीजा धारकों और विदेशी नागरिकों का उपयोग करती है, वहीं आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये नोट करते हैं कि इस नीति को पार्टी के व्यापक मंच के साथ प्रचारित किया जाता है। इस मंच में समावेशन की मांग, बहुसांस्कृतिकता को रोकने और आप्रवासन पर अत्यंत सख्त सीमाएं लगाने की बातें शामिल हैं। इस व्यापक संदर्भ के कारण आलोचकों का तर्क है कि पार्टी की आवास नीतियां राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाती हैं, जो 20वीं सदी की शुरुआत के अलगाववाद के तत्वों की गूंज है। हालांकि सख्ती से कहें तो ऐसी नीति जो सभी नस्लीय और जातीय पृष्ठभूमि के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और स्थायी निवासियों को प्राथमिकता देती है, मूल रूप से ऐतिहासिक व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति से अलग है, जिसे स्पष्ट रूप से नस्ल के आधार पर परिभाषित किया गया था। इन विचारों के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह आकार देते हैं, इस पर करीब से नजर डालने पर चल रही बहस में और भी बारीकियां सामने आती हैं। तो अब आइए संवैधानिक चुनौतियों यानी न्याय संगत शर्तों की बाधा पर नजर डालते हैं। अगर संघीय सरकार किसी संपत्ति को फिर से अपने अधिकार में लेने या किसी मालिक को कानूनी रूप से ऐसी शर्तों पर बिक्री के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है जिससे मालिक को नुकसान होता है, तो ये तुरंत ऑस्ट्रेलियाई संविधान से टकरा जाती है। आइए संविधान की धारा 51/31 को देखें। ये धारा राष्ट्रमंडल को संपत्ति अधिग्रहित करने की शक्ति देती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहती है कि ये केवल न्याय संगत शर्तों पर ही किया जाना चाहिए। न्याय संगत शर्तों की आवश्यकता ये है कि ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय ने लगातार इसका अर्थ उचित मुआवजा माना है, जो आमतौर पर बाजार मूल्य के बराबर होता है। अगर सरकार किसी संपत्ति का बाजार मूल्य चुकाए बिना उसे अपने अधिकार में लेती है, तो उस कानून को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ये तर्क दे सकती है कि किसी को अपना घर खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर करना राज्य द्वारा प्रत्यक्ष अधिग्रहण नहीं, बल्कि विदेशी निवेश का विनियमन है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ये मानने में बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है कि अधिग्रहण क्या माना जाएगा। अगर कोई कानून किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकारों से वंचित करता है या उसे जबरन ऐसी बिक्री के लिए मजबूर करता है जिससे उसकी वित्तीय संपत्ति छिन जाती है, तो ये बहुत संभव है कि इसे राष्ट्रमंडल की शक्ति के अवैध उपयोग के रूप में चुनौती दी जाएगी। जब ये आंकलन किया जाता है कि ये नीतियां भेदभाव या ऐतिहासिक नस्लीय ढांचे जैसे कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति की ओर बढ़ रही है या नहीं, तो कानून केवल पाठ और मंशा को ही सख्ती से देखता है। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत भेदभाव नस्ल, रंग, वंश और मूल की राष्ट्रीय प्रामाणिकता के आधार पर होता है। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत नस्ल, रंग, वंश या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर भेदभाव करना 1975 के नस्लीय भेदभाव अधिनियम के तहत अवैध है। हालांकि नागरिकों, स्थायी निवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के साथ साथ विदेशी गैर निवासियों के बीच भेदभाव करना राष्ट्रीय संप्रभुता का एक सामान्य कानूनी कार्य है। क्योंकि वन नेशन की प्रस्तावित नीति प्रामाणिकता के बजाय निवास और नागरिकता की स्थिति को लक्षित करती है, इसलिए ये कानूनी रूप से नस्लीय भेदभाव नहीं मानी जाती। ये नीति यूके, कनाडा, चीन या न्यूजीलैंड के निवेशकों पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि ये नीति नागरिकता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके घरेलू नस्लीय भेदभाव कानूनों से बच सकती है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड और विभिन्न एशियाई देशों के साथ सख्त द्विपक्षीय निवेश संधियां और मुक्त व्यापार समझौते FTA हैं। इन समझौतों में निवेशक राज्य विवाद निपटान, ISDS धाराएं या राष्ट्रीय व्यवहार प्रावधान शामिल हैं।
ये संधियां ऑस्ट्रेलिया को कानूनी रूप से बाध्य करती हैं कि वो उन देशों के विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों से कम अनुकूल व्यवहार न करे। ऐसे में अगर किसी ब्रिटिश या अमेरिकी गैर निवासी निवेशक को अपना घर बेचना पड़े जबकि एक ऑस्ट्रेलियाई निवेशक को अपना घर रखने की अनुमति हो, तो ये इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। विदेशी नागरिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकते हैं, जिससे करदाताओं को मुआवजे में अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। जहां प्रमुख पार्टियां संभावित प्रतिबंधों, भविष्य के खरीदारों को रोकने और कराधान के माध्यम से मांग को सुरक्षित रूप से संविधान की सीमाओं के भीतर नियंत्रित करती हैं, वहीं पिछली तारीख से लागू जबरन संपत्ति बेचवाने की नीति कानूनी रूप से आजमाई नहीं गई है और संविधान की धारा 531 के तहत इसे अमान्य ठहराए जाने का गंभीर खतरा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के तहत कड़ी सजाएं भी हो सकती हैं। तो लीजिए, यही था सबसे आसान और संक्षिप्त विश्लेषण जो मैं आपको दे सकता हूं कि प्रमुख पार्टियां आवास के मुद्दे पर कहां खड़ी हैं। जब आप इन प्रस्तावों को ध्यान से देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कोई भी नीति जो पिछली तारीख से जबरन संपत्ति बेचवाने की बात करती है, उसे बहुत सावधानी से जांचना जरूरी है। सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो हम केवल राजनीतिक बहस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कदमों की बात कर रहे हैं जिन्हें हमारे उच्चतम न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायाधिकरणों में तुरंत और गंभीर परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ अदालत का मामला नहीं है, बल्कि ये बाजार से भी जुड़ा हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर अचानक जबरन संपत्ति बिकवाने की लहर चलती है तो इससे आर्थिक झटका लग सकता है, जिससे पूरा बाजार अस्थिर हो सकता है और आम ऑस्ट्रेलियाई घर मालिकों ने जो पूंजी वर्षों में बनाई है वो तेजी से घट सकती है। एक मतदाता और करदाता के रूप में हमें खुद से असली सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी नीतियों को अपनाना चाहते हैं जिनमें सार्वजनिक धन को लंबे, महंगे, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मुकदमों में फंसने का बहुत बड़ा जोखिम हो। नारे लगाना आसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए कानूनी और वित्तीय परिणाम बेहद जटिल हैं। ये नीति युवा घर खरीदारों के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय संपत्ति की सीढ़ी के किस पायदान पर खड़े हैं। ये उन लोगों के बीच गहरी खाई पैदा कर देती है जो अपना पहला घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और जो अभी अभी घर खरीदने में सफल हुए हैं। अगर कोई नीति हजारों विदेशी मालिकों या अस्थायी निवासियों की संपत्तियों को एक साथ बाजार में लाने के लिए मजबूर करती है, तो आवास की आपूर्ति अचानक बढ़ जाती है, जबकि स्थानीय मांग जस की तस रहती है। मूल आर्थिक सिद्धांत के अनुसार इस अधिक आपूर्ति के कारण संपत्ति की कीमतें गिर सकती हैं, जिससे युवाओं के लिए जमा राशि बचाना और बाजार में प्रवेश करना सस्ता और आसान हो जाएगा। युवा खरीदारों को अब अच्छी पूंजी वाले विदेशी निवेशकों या स्थानीय संपत्ति खरीदने वाले अस्थायी निवासियों से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, जिससे सैद्धांतिक रूप से उन्हें शुरुआती स्तर की संपत्तियों तक पहुंचने का बेहतर मौका मिलेगा। अब हमें नकारात्मक इक्विटी के खतरे पर भी ध्यान देना होगा। ये सबसे बड़ा जोखिम उन युवाओं के लिए है जिन्होंने हाल ही में कम जमा राशि जैसे 5 या 10% के साथ घर खरीदा है। अगर किसी नीति के कारण संपत्ति के मूल्य अचानक गिर जाते हैं तो ये युवा गृह स्वामी तुरंत नकारात्मक इक्विटी में आ सकते हैं, यानी उनके घर की असली कीमत से ज्यादा वे बैंक को कर्जदार हो जाएंगे। नकारात्मक इक्विटी में फंसे एक युवा परिवार के लिए अपने होम लोन को फिर से वित्त पोषित करना और बेहतर ब्याज दर पाना आसान नहीं होता। और अगर उन्हें नौकरी बदलने या जीवन शैली में बदलाव के कारण घर बेचना पड़े तो उन्हें अपनी जेब से बैंक को वित्तीय घाटा चुकाना पड़ेगा। अगर हाउसिंग मार्केट में कृत्रिम झटका लगता है और कीमतें गिर जाती हैं तो आमतौर पर बैंक अपने लोन देने के मानदंडों को बेहद सख्त कर देते हैं। वे 20% या उससे अधिक की बड़ी जमा राशि और सख्त आय परीक्षण की मांग कर सकते हैं, जिससे विडंबना ये होगी कि कम कीमतों के बावजूद अगली पीढ़ी के युवा खरीदार पूरी तरह से बाजार से बाहर हो जाएंगे। अब मैंने तो अभी निवेश के पक्ष की बात शुरू भी नहीं की है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मत भूलिए मेरी फेसबुक पर जाएं, लिसन एंड चैट विद क्रिसी मैक, और खुद तुलना तालिका देखें और अपनी राय बनाएं। अगली बार तक मैं हूं आपकी होस्ट क्रिसी मैक, रेडियो नॉर्दर्न बीचेस से। और मत भूलिए ये मेरे निष्कर्ष हैं, जरूरी नहीं कि स्टेशन के भी हों, इसलिए कठिन सवाल पूछते रहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सोचने, बात करने, बहस करने और शायद असहमत होने के लिए बहुत कुछ दिया है। फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। सुरक्षित रहें और अगली बार फिर मिलेंगे।